रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 24। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। भूमिका अपने घर चली गई थी क्योंकि बहुत दिनों से वह यहीं रह रही थी। उसके जाने के बाद अब उनके घर में और भी सन्नाटा हो गया क्योंकि श्याम जी ने तो दुकान चालू कर दिया, वहीं राशि अपना जॉब ज्वाइन कर ली। भूमिका भी अपने घर चली गई। अब घर में सिर्फ और सिर्फ माया जी अकेली हो गई। अब उन्हें अकेलापन और भी सताने लगा। राशि अपने ऑफिस पहुंच गई और हमेशा की तरह अपने काम में बिजी थी। लगभग 1 घंटे के बाद वह अपने काम में लगातार मन लगाकर कर रही थी कि तभी अनन्या चटर्जी फ्रंट गेट से आ रही थी। आज वह ऊपर जाने के बजाय स्टाफ के पास आई और सबको हाय हेलो करने लगी। राशि को अनन्या के बारे में नहीं पता था कि यह कौन है, तो उसने अपने सीनियर से पूछा तो उसके सीनियर ने बताया कि अपनी कंपनी के सीईओ वीर सर की मंगेतर हैं और बहुत ही जल्द इनकी शादी होने वाला है। इनका नाम अनन्या चटर्जी है। अनन्या इसमें से कुछ लोगों को जानती थी जो आते जाते कई दफ़ा देखा है। उसमें से बहुत से सीनियर लोग हैं पर बाकियों को वह नहीं जानती थी, इसलिए वह बारी बारी से सबको हेलो की। रिप्लाई में सभी लोगों ने अनन्या को गुड मॉर्निंग विश किया। अब जाकर अनन्या की नज़र राशि पर गया। उन सब में बहुत ही छोटी दिख रही थी और वह थी भी, क्योंकि यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग थे और कुछ लोग जो थोड़े उससे बड़े थे, पर सभी लोग उससे बड़े ही थे। एक राशि ही कम उम्र की लड़की थी। अनन्या राशि के डेस्क के पास आकर खड़ी हो गई और उसे बहुत गौर से देखने लगी। बड़े प्यार से राशि से पूछा, तुम यहाँ नहीं हो? उसके सवाल का जवाब देते हुए राशि ने कहा, यस मैम, मैं यहाँ नहीं हूँ, पर मुझे 3-4 महीने हो गए यहाँ पर काम करते। राशि की आवाज़ सुन अनन्या को बहुत अच्छा लगा और वह अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, मेरा नाम अनन्या चटर्जी है और तुम्हारा? राशि को बहुत अजीब लगने लगा क्योंकि अनन्या अभी तक किसी से हाथ नहीं मिलाई, डायरेक्ट उसी से हाथ मिला रही है। राशि ने भी अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उन्हें हैंडशेक देते हुए बोली, राशि मुखर्जी। अनन्या चटर्जी ने राशि से कहा, चलो चलकर कॉफ़ी पीते हैं। अनन्या चटर्जी का इतना कहना कि राशि इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि उन्होंने किसी और को कहा होगा। उसको इस तरह से देखता देख उसके सीनियर ने कहा, राशि मैम ने तुम्हें कहा है कॉफ़ी पर जाने के लिए, तो अपने साथ मैम को कैंटीन में लेकर जाओ। राशि यह सुनते ही थोड़ा अंदर से नर्वस हो गई। उसे बहुत अजीब लगने लगा कि इस कंपनी के सीईओ की मंगेतर मुझे ऑफ़र कर रही है साथ में कॉफ़ी पीने के लिए। उसे बहुत अंदर से अजीब लगने लगा, पर उसे अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि उनका ऑर्डर है। राशि अपना कंप्यूटर ऑफ कर दी और अनन्या चटर्जी को अपने साथ लेकर कैंटीन में चली गई। कैंटीन बहुत बड़ा था जहां स्टाफ या कंपनी के सीईओ भी कभी कभार लंच कर लिया करते थे, पर उनके लिए कैबिन अलग था। तो राशि 2 कप कॉफ़ी का उसके साथ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट उनके सामने लाकर रख दिया गया। राशि अंदर ही अंदर बहुत नर्वस हुए जा रही थी। पहली बार था कि वह किसी इतने अमीर लोगों के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही है। हाँ, उसे घूमना फिरना बहुत शौक है, पर वह अपने ही लेवल लोगों के साथ करती है। सडनली उसकी मैम ने उसे ही कॉफ़ी के लिए ऑफ़र किया बजाय और सीनियर स्टाफ को छोड़कर। यह उसके दिमाग में बार बार ख्याल आ ही रहा था, पर उसे ये भी लगा कि शायद मैं छोटी हूँ इसलिए उन्होंने मुझे कहा होगा, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। राशि ने रिस्पेक्टफुली अनन्या से कहा, मैम कॉफ़ी लीजिए। अनन्या ने भी स्माइल करते हुए कॉफ़ी ले लिया और कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए राशि को देखने लगी। अनन्या लगातार राशि को घूरे जा रही थी। उसको इस तरह देखता देख राशि भी थोड़ा अंदर से अजीब फील करने लगी। राशि की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। अनन्या ने आगे पूछा, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? राशि ने अपने घर का सब कुछ 5 मिनट के अंदर ही बता दी, जिसे सुनकर अनन्या को भी बुरा लगा कि उसकी बहन मिसिंग है। लगभग 20 मिनट तक वे लोग कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट किए। इन 20 मिनट में बहुत ज़्यादा बातें भी करने लगे। अनन्या ने बहुत सारे सवाल राशि से पूछती गई, जिसका जवाब राशि ने बखूबी दिया।
कॉफ़ी ख़त्म होते ही अनन्या ने राशि से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सुनकर राशि को अजीब लगने लगा कि इतनी बड़ी मैम होके और वह मेरे साथ दोस्ती करना चाहती हैं, पर क्यों? राशि ने भी हल्की स्माइल कर दी और अपनी पलकें झपका दी। उसका हाँ सुनते ही अनन्या खुश हो गई। पता नहीं अनन्या के दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्यों उससे दोस्ती करना चाहती थी। यह सब ख्याल राशि के भी दिमाग में चल ही रहा था, पर वह कुछ पूछ नहीं सकती क्योंकि वह इस कंपनी की होने वाली मालकिन है और ये भी हो सकता है कि वह हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से जानना चाहती हो। राशि यही सब सोचकर खुश हो रही थी कि उनकी होने वाली मैम बहुत अच्छी है और एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही हैं। ऐसा तो किसी कंपनी में होता नहीं है कि बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इतना हिल-मिल कर रहे। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद राशि ने कहा, मैम मुझे अब अपने काम पर फोकस करना होगा। अगर आपको कोई मुझसे काम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनते ही अनन्या के चेहरे पर लंबी वाली मुस्कान आ गया और वह कुछ सोचने लगी। उसकी हंसी ना समझने वाली थी जो हर किसी को नहीं समझ सकता। और चेयर से उठ खड़ी हुई और राशि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ज़रूर डियर, बहुत जल्द मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ने वाला है, तो तुम तैयार रहना मेरी मदद के लिए। राशि अजीब तरह से अनन्या को देखने लगी कि उसे समझ नहीं आया कि इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगा। राशि ने भी स्माइल करते हुए कहा, जी मैम कहिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अनन्या ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, अभी तो नहीं, पर बहुत जल्दी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार रहना। अनन्या की बातें बिल्कुल भी राशि समझ नहीं पा रही थी, फिर भी वह स्माइल करते हुए बोलने लगी, जी मैम, आप कभी भी मुझसे कह सकती हैं। उम्मीद है कि मैं आपकी मदद के लायक हूँ। राशि के जो सीनियर एम्प्लॉयज़ थे वह भी सोच में पड़ गए कि अनन्या मैडम आज पहली बार किसी एम्प्लॉयज़ के साथ कॉफ़ी पीने गई हैं। आज तक तो उन्होंने कभी किसी को इतना तवज्जो नहीं दिया, पर आज पहली बार उन्होंने नई लड़की को इतना इम्पोर्टेंट दे दिया। वे लोग सोच सकते थे, आपस में एक दूसरे से कह सकते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं कि वे पूछ सके। अनन्या और राशि कैंटीन से बाहर निकल रही थी, तभी वीर ऑफिस के अंदर आ रहा था और उसने उन दोनों को देख लिया। वीर रुक गया और अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए उन दोनों को देखने लगा। अनन्या ने राशि से कहा, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोल सीधे वीर के पास आ गई। वीर ताज्जुब होकर अनन्या को देख रहा था और पूछा, आज सुबह सुबह ऑफिस क्या बात है? लगता है सूरज आज सुबह 5 बजे ही निकल गया। वीर की फनी बातें सुन अनन्या हंसने से खुद को रोक न सकी। वह हंसते हुए बोली, सही कह रहे हो तुम, आज सूरज 5 बजे नहीं 4 बजे ही उग गया था। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सोचा आज ऑफिस ही तुम्हारे चली आती हूँ। वीर ने आगे कहा, तुम मुझे कह देती, हम दोनों साथ में आते थे। अनन्या ने अपनी एक उंगली से माथे पर रब करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ गई, मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूं, पर तुम ही लेट आए हो। तुम नहीं थे तो मैं सोची तुम्हारे एम्प्लॉयज़ से भी थोड़ी हिल मिल लेती हूँ, ताकि मैं भी तो देखूं तुम्हारे एम्प्लॉयज़ कितना काम करते हैं। वीर उसे छेड़ते हुए कहा, ओह, इसका मतलब तुम मेरे लिए नहीं आई हो, तुम एम्प्लॉयज़ के लिए आई थी। और अभी मैंने देखा भी, वह कल वाली लड़की जिसकी बहन मिसिंग है, तुम उसके साथ कैंटीन से बाहर निकल रही थी। वीर बोल ही रहा था कि उसकी बात बीच में काटते हुए अनन्या बोली, हाँ मैं आई, मुझे कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था तो मैंने सोची किसी के साथ चली जाती हूँ कॉफ़ी पीने। बाकी एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं, एज में भी बड़े हैं, यही एक छोटी जिसे लेकर मैं कैंटीन में कॉफ़ी पीने चली गई। वीर उसकी बातें सुनकर आगे बोला, ठीक है, अच्छा किया तुमने, चलो अब मेरे साथ भी तुम्हें कॉफ़ी पीना पड़ेगा। इधर मुंबई आहूजा विला। माहिर आज घर पर ही था और अपने कमरे में बैठे लैपटॉप पर वह काम करने में बिजी था। वह घर बैठे ही लंदन यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने लगा। माहिर ने नंदू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था।
उसके वहाँ रहना, खाना पीना, उसकी स्टडी का, जो भी सारी चीज़ों का वह बड़े अच्छे से ध्यान देकर सब कुछ कर रहा था। इधर गेस्ट रूम में दिशा अपने भाई का पैकिंग कर रही थी। वह पैकिंग करते करते उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। जब दादा दादी को पता चलेगा कि नंदू यहाँ नहीं है, वह विदेश जा रहा है, तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या मैं जो कर रही हूँ वह ठीक कर रही हूँ? यही सब बातें उसे अंदर से सोच सोच के खाए जा रहा था कि कुछ महीने पहले उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी से कट रही थी और अचानक से उसकी ज़िंदगी में इतने सारे मुसीबतें एक साथ क्यों आ रही हैं। दिशा का सोच सोच के रो रो के उसका मन एकदम भारी हो चुका था। वह अपने पास अपने भाई नंदू को बिठाकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, नंदू मेरे प्यारे भाई, वहाँ किसी के साथ बिल्कुल भी बहस मत करना, अच्छे से रहना। तुम वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो और एक बात याद रखना, तुम्हारे पीछे दादा दादी और मैं हम सब हैं, तो ऐसा वैसा कोई काम मत करना जिससे हमें तकलीफ़ हो। दिशा की बातें नंदू बहुत अच्छे से समझता है और उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी मैं आपको कभी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पता है आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं की हो। ये जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे वजह से हो रहा है और आप मेरे लिए यहाँ वहाँ भटक रही हो। दिशा ने नंदू को खुद से दूर करते हुए कहा, दूसरी बात, तुम्हें वहाँ कोई कुछ गलत काम करवाए तो बिल्कुल मत करना और तुम बार बार फ़ोन पर मुझसे बात करते रहना और कुछ भी मुसीबत वाली बात रहे तो बेझिझक बताना। यह मत समझना कि हम दूर हैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। दिशा ने बहुत देर तक नंदू को सारी बातें समझाने लगी, ऐसा ना करे वैसा ना करे, और नंदू भी उसकी बातों को अच्छे से समझ चुका था कि उसे वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो उसे सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा ताकि वह जल्दी से बड़ा होकर अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। दिशा को माहिर से बात करना था, इसलिए वह रूम से निकली और वह बहुत सोचते सोचते आखिरकार माहिर के कमरे में गई। दिशा माहिर के कमरे के पास जाके खड़ी हो गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाहर से दिशा ने दरवाज़ा नॉक किया। पहली बार किया तो दरवाज़ा नहीं खुला, दूसरी बार किया तो भी दरवाज़ा नहीं खुला, तीसरी बार में दरवाज़ा खुल गया। माहिर ने जैसे दरवाज़ा खोला और दिशा को अपने सामने देखा तो आईब्रो ऊपर करते हुए उसे देखता ही रहा। वहीं दिशा अपनी उंगलियां आपस में उलझाए जा रही थी। माहिर उसका चेहरा देखकर समझ गया कि उसके चेहरे पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और उसे बहुत सारा सवाल पूछना है, क्योंकि इतने दिनों से माहिर तो उसे काफ़ी अच्छे से पहचानने लगा था। दिशा ने दबी हुई आवाज़ में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। माहिर ने कहा, अंदर आओ। माहिर कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गया। वहीं दिशा उसके सामने आकर खड़ी थी। दिशा के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर कैसे पूछे, उसे खुद बहुत अजीब लग रहा था। उसको इतना शांत खड़ा हुआ देख माहिर ने आगे कहा, आगे कुछ कहोगी कि ऐसे चुप खड़ी रहने के लिए आई हो? दिशा ने अपना गला साफ करते हुए बोलना चालू की, मुझे ये पूछना था, नंदू इतना दूर पढ़ाई के लिए जाएगा तो उसका खर्चा तो बहुत आएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं अगर जॉब करके भी आपको देना चाहूँ तो भी मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊँगी। उसकी बातें सुन माहिर उसे ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन करने लगा। उसे आज न जाने क्यों उसकी लॉयल्टी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने इतने दिनों में उसे देख भी लिया कि वह बहुत ईमानदार है। उसे किसी चीज़ की लालच नहीं। वह चाहती तो ठाकुर को सेड्यूस भी कर सकती थी और वह उसकी बातों में आ भी जाता था, क्योंकि दिशा दिखने में बहुत खूबसूरत है। पर वह अपनी रिस्पेक्ट और ईमानदारी को हमेशा आगे रखी है। माहिर उसके शब्द सुन सोच में पड़ गया और सोफे से उठते हुए उसके पास आकर कहा, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मुझे पेमेंट रिटर्न करने के लिए, तो वह नंदू जब मेरे जैसा हो जाएगा तो मुझे रिटर्न कर देगा। दिशा ने माहिर को अपने इतना पास देख थोड़ी पीछे हो गई और स्लो आवाज़ में बोली, पर उसे बहुत वक्त लगेगा बड़ा होने में। तब तक क्या आप? दिशा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि माहिर उसे चुप कराते हुए कहा,
तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, इतना मत सोचा करो। वह कब बड़ा होगा या नहीं होगा, वह मेरे जैसा इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब के बारे में अभी से सोच के क्या मतलब। अभी फ़िलहाल तुम यही सोचो उसकी पढ़ाई जैसे तैसे करके कंप्लीट हो जाए, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि कल को कोई उसे हरा ना सके। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। माहिन ने यह वाले शब्द को थोड़ा लाउडली होकर बोला, जिससे दिशा भी थोड़ी सहम सी गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए हाँ समझ गई, आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। सुबह के 11 बज रहे थे। शगुन अभी भी पेट के बल बेड पर सोई थी। उसकी आंखें अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि रात में अथर्व ने उसे खाने में नींद की मेडिसिन दिया था ताकि वह अच्छे से सो सके, जिस वजह से वह अभी तक सोई रही। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुला और वह पूरी तरह जाग गई तो वह अभी भी बिस्तर पर ही सोई थी। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था, अथर्व भी नहीं था। वह उठकर बैठी और धीरे धीरे बेड पर से उठ खड़ी हुई वॉशरूम में जाने लगी। वॉशरूम में आकर वह मिरर के सामने खड़ी हो खुद को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने कल का मंजर याद आने लगा कि अथर्व ने कैसे उसे कमरे में बंद करके रखा था और पूरा कमरा अंधेरा छाया हुआ था। उसकी आंखों के सामने अभी भी ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वह अभी भी अंधेरे कमरे में ही है। शगुन अपने आप को मिरर में देख फिर से रोने लगी। यूं ही 5 मिनट तक रोती रही। अपने आप को उसने स्ट्रांग बनाया और ब्रश लेकर वह दांत साफ करने लगी। थोड़े टाइम में वह नहाकर बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकली, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और अपने चेहरे को गौर से देखने लगी। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें अभी भी सूजी थी। वह मिरर के सामने बैठ अपने आप को देख ही रही थी, तभी दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। शगुन पीछे मुड़कर नहीं देखी, क्योंकि मिरर में उससे दिखाई दे रहा था। सर्वेंट लुसिया खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आई और अंदर आते ही उसने शगुन से कहा, मैम योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। सर्वेंट लुसिया का सवाल सुन शगुन ने कोई जवाब नहीं दी। उसको कुछ न बोलता देख सर्वेंट लुसिया भी समझ गई कि वह अंदर से बहुत दुखी है, पर वह कुछ कर नहीं सकती। सर्वेंट लुसिया तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बहुत देर तक शगुन अपने आप को यूं ही मिरर में देखती रही। उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। वह ड्रेसिंग टेबल से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई, क्योंकि अब सुबह के 11 बज चुके थे और उसे भूख का एहसास होने लगा। उसने देखा उसके लिए ब्रेकफास्ट में दूध, जूस, फ्रूट और भी सब चीज़ें उसके हेल्थ को देखकर डाइट प्लान बनाया गया था। शगुन का मन तो नहीं था खाने के लिए, पर सब सामने देखकर उसकी भूख दुगना बढ़ गई और वह खाने पर टूट पड़ी। बहुत जल्दी जल्दी खाने लगी, क्योंकि आज उसके खाने में दही और पराठे भी रखा हुआ था। इतना जल्दी खा रही थी कि उसने 2 पराठे, 1 कटोरी दही फिनिश कर दी और साथ ही साथ में उसने ऑरेंज जूस भी पिए। ऑफिस में बैठा अथर्व अपने लैपटॉप पर यह सीन देख रहा था। किस तरह से वह खा रही है, मानो कितने दिनों की वह भूखी हो, अपना भूख कंट्रोल करके रखी थी। शगुन का पेट भरते ही उसका दिमाग काम करने लगा। वह बेड के पास आकर खड़ी हो गई और अपनी तस्वीर को देखने लगी। देखते देखते पास में अथर्व का तस्वीर था, जो उसे वह घूर कर देखने लगी और बेड से पिल्लो उठाकर उसकी तस्वीर को दे मारी। शगुन अथर्व की तस्वीर को देख बड़बड़ाते हुए बोली, आप 1 नंबर के बुरे इंसान हो, आप 1 नंबर के गंदे इंसान हो, आप बहुत पूरी दुनिया के गंदे इंसान हो। एक दिन देखना, मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊँगी, इतनी दूर जहाँ आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, बहुत दूर चली जाऊँगी। जब शगुन पिल्लो से मार रही थी, जब तक वह अथर्व के फेस पर स्माइल था, पर जब वह यह कहने लगी कि मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, आप ढूंढ भी नहीं सकोगे, तो अचानक से उसके चेहरा गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल होने लगा था, पर वह कोई रिएक्ट नहीं कर सकता। वह भी जानता था कि शगुन यह सब गुस्से में होने के कारण यह सब बोल रही है।
दोपहर के 2 बज गए पर शगुन ने अभी तक बाथरोब चेंज नहीं किए। उसने अपने कपड़े नहीं पहने, ऐसे ही बाथरोब में पूरे कमरे में घूम रही थी, यहाँ तक कि वह सोफे पर वही पहने लेट गई। वहाँ से उठकर बेड पर जाकर वैसे लेट गई। उसने अपने कपड़े नहीं पहने। जब अथर्व ने दोपहर को देखा तो वह खुद से सोचने लगा कि ये पागल लड़की अभी तक अपने कपड़े नहीं पहनी, ऐसे ही वह घूम रही है, पर वह क्या ही कर सकता था। थोड़ी देर बाद शगुन वार्डरोब में जाकर अपने लिए कपड़े देखने लगी कि वह क्या पहने। उसके लिए कपड़े तो एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े रखे थे, पर शगुन को यही लगता था कि ऐसे कपड़े तो हम कहीं शादियों में या घूमने फिरने पहन के जाया करते थे। बाकी दिन तो वह सिंपल ही पहना करती थी, जो उसकी एक आदत बन चुका था। उसने आज ब्लैक कलर की जीन्स ली और पिंक कलर की कुर्ती निकाली पहनने के लिए। हाथों में ले वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। वॉशरूम में जाने के बजाय वहीं अपने बाथरोब का नोट खोल दी, जो अथर्व लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए था। यह नज़ारा देख वह खुद सुन पड़ गया। शगुन इस वक्त ग्रे कलर की ब्रा और पैंटी पहनी थी। उसने बाथरोब निकालकर साइड में रख दी। उसे इस वक्त देख अथर्व के शरीर में गर्माहट महसूस होने लगा। वह सांसें भी तेजी से ले रहा था। उसकी धड़कन जोरों से धड़कने लगा। वह अंदर ही अंदर मचलने लगा था। उसे इस रूप में देख उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स पनपने लगा, जिससे वह खुद बेखबर था। अथर्व के कमरे में ड्रेसिंग टेबल का मिरर बहुत बड़ा था, जिसमें वह अपने आप को पूरा देख सकती थी। शगुन के घर पर ऐसा नहीं था। कपड़ा पहनने के बजाय वह खुद को देखने लगी। फिर उसने कुर्ती लेकर झट से पहन लिया और ब्लैक कलर की जीन्स। आज उसमें अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। वह कभी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ती थी। शगुन ने बाल इसलिए खुला छोड़ा क्योंकि उसे कहीं आना जाना तो है ही नहीं, क्योंकि वह एक कैद कठपुतली की तरह रह रही है, तो क्या फ़ायदा। वह वापस जाकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में इस वक्त नींद नहीं था, वह सिर्फ सीलिंग को देख रही थी। शगुन अपने घर के बारे में सोचने लगी कि उसकी मम्मी क्या करती होगी, उसके पापा दुकान पर गए होंगे, उसकी बहन वह क्या करती होगी, क्या बबलू दुकान पर आता होगा कि नहीं, प्रिंस मेरे बारे में पूछता रहता होगा। यही सब सोचकर उसकी आंखों से फिर से आंसू लुढ़क गए। रोना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इधर कैबिन में बैठा अथर्व देख रहा था कि किस तरह से उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, पर उसका पत्थर दिल पिघल नहीं रहा था। अथर्व ने भी उससे एक आस लगाए बैठा था कि आज नहीं तो कल शगुन जरूर उसे पसंद करेगी, और जब वह उसे पसंद करने लग जाएगी तो वह उसे पूरी तरह आज़ाद कर देगा। तब तक के लिए उसे उसके पास कैद में ही रहना पड़ेगा। अथर्व ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया और गहरी सोच में सोचने लगा। वह आज इमोशनल हो गया था, पर वह कहीं न कहीं अपने आप को भी मजबूर समझने लगा कि वह उसे अपने आप से दूर नहीं भेज सकता। इस वक्त अपनी आंखें बंद करके चेयर पर टेक लगाकर सोच ही रहा था कि अचानक से उसे शगुन का घर याद आ गया और वह अपनी आंखें झट से खोल दिया। फिर से उसने लैपटॉप ऑन किया और शगुन के घर का व्यू देखने लगा। इस वक्त उसके घर में कोई भी नहीं था। माया जी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं था। वह हाथ में मेडिसिन्स लेकर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। उनसे अब घर का काम भी नहीं हो रहा था। फिर वह सोफे से उठी और किचन में चली गई। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और झट से उन्होंने दवाई खा लिया। माया जी वापस हॉल में आकर सोफे पर बैठी, तभी उनका ध्यान टीवी पर गया। माया जी ने हाथ में रिमोट लेकर टीवी को देखकर रोने लगी और खुद से रोते हुए कहने लगी, शगुन मेरी बच्ची कहाँ है तू, किस हाल में है तू, क्या हुआ है तेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा, मेरा बच्चा कहाँ है। इतना बोल
कर माया जी फफक कर रोने लगी। वह अपने हाथ से रिमोट देखकर और भी रोए जा रही थी क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा टीवी देखा करती थी। यह सब बार बार सोच के उनका दिल रोए जा रहा था। माया जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू साफ करते हुए फिर से कहने लगी, शगुन मेरी बच्ची, एक बार तू आ जा। तू दिन रात टीवी देखेगी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, पर तू आ जा। मेरा बच्चा, मेरा लाल पता नहीं कहाँ है। तू दिन भर तारक मेहता देख। तुझे जो देखना है तू देख, तुझे नहीं रोकूंगी। उनको इस तरह से रोता हुआ देख अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन ऐसा कर रहा था कि एक बार शगुन को उसकी मम्मी से बात करा दे, पर अगर बात करा देगा तो क्या ही जवाब देगा वह। उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि शगुन इतनी नफरत करने लग जाए कि वह उसके हाथ में आई हुई वापस चली जाएगी। यही सब सोच अथर्व अपना लैपटॉप स्क्रीन में देख बोला, थोड़े दिन और आंटी, उसके बाद आपकी बेटी आपके पास ज़रूर जाएगी। उसके लिए थोड़ा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इधर इंडिया में शाम का वक्त। आज माहिर ऑफिस नहीं गया था। पूरा दिन नंदू के एडमिशन और उसे फॉरेन कंट्री भेजने के इसमें ही रहा। उसने उसके सारे इंतजाम करवा लिया। विशाल को भी घर पर ही बुला लिया था। तीनों के सिवाय यह बात किसी को भी नहीं पता था। अगर किसी को पता था तो वह सिर्फ और सिर्फ सविता आंटी को पता था। नंदू आज शाम इंडिया से बाहर जा रहा है। माहिर ने उसे लंदन ही भेजने का फैसला लिया कि वह कभी कभार उससे मिलने चला जाएगा। वैसे अपने बिजनेस ट्रिप पर जाया करता है। नंदू के साथ विशाल भी जाने वाला था। 2 दिन के बाद वह वापस रिटर्न इंडिया आ जाएगा। नंदू के साथ एयरपोर्ट पर न दिशा न माहिर कोई नहीं जाने वाला था, क्योंकि पता नहीं ठाकुर के आदमी उनका पीछा करते रहे तो। यही सब सोचकर माही ने दिशा को भी जाने के लिए मना कर दिया और खुद भी नहीं गया। शाम होते ही विशाल रेडी हो कर आ गया। नंदू और दिशा आज सुबह से ही रो रहे थे और जब जाने का वक्त आया तो भाई बहन एक दूसरे के गले लिपटकर जोर से रोने लगे। उन दोनों को इस तरह से रोता देख सविता आंटी भी रो पड़ी। माहिर जो पत्थर दिल बने घूमता फिरता था वह भी इमोशनल हो गया, क्योंकि भाई बहन एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें कहकर रो रहे थे। माहिर बहुत देर तक उन दोनों को देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे से गले किस तरह लिपट के रो रहे हैं। वह अपने दुख सुख के बारे में एक दूसरे को कह रहे थे। उनके माँ बाप के जाने के बाद उनकी दादी ने उनको किस तरह से संभाला और ये छोटे थे तब से एक दूसरे के सहारे बन चुके हैं। माहिर ने अपना हाथ जेब पॉकेट में डाले ऐसे ही खड़ा था। विशाल अपने वॉच में टाइम देखा, माहिर के पास आकर कहा, सर टाइम हो रहा है, हमें एयरपोर्ट पर भी जाना है, बोर्डिंग पास भी करवाना है, वहाँ पर भी टाइम लगेगा, तो अब हमें निकलना चाहिए। विशाल का इतना कहना कि माहिर नंदू और दिशा के पास आकर उन दोनों से कहा, नंदू तुम्हारा टाइम हो गया है, देखो विशाल आकर खड़ा है, तुम दोनों को अभी एयरपोर्ट पर जाना है, वहाँ पर भी टाइम लगेगा, अब तुम्हें निकलना चाहिए। माहिर की बातें सुन भाई बहन एक दूसरे से अलग हुए और नंदू भी लड़कियों की तरह रो रहा था। नंदू माहिर के गले लग गया। इस वक्त वो भी बहुत ही इमोशनल था, पर वह रो नहीं सकता, पर उसके अंदर कहीं न कहीं नंदू को लेकर तकलीफ हो रहा था। माहिर को उसे चुप कराने का एक ही तरीका सूझा। माहिर ने नंदू को खुद से अलग किया, उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, पहली बार किसी लड़के को इतना रोते हुए देख रहा हूँ। तुमने तो लड़कियों को भी फेल कर दिया है रोने के मामले में। माहिर का इतना कहना कि नंदू अपने आंसू पोंछते हुए हंसने लगा। माहिर उसे छेड़ते हुए आगे कहा, इसका मतलब तुम रो नहीं रहे थे, तुम नाटक कर रहे थे। नंदू बच्चे की तरह बोलने लगा, नहीं मैं सच्ची रो रहा था, देखो मेरे आंसू असली है। नंदू का इतना कहना कि माहिर के होठों पर वापस स्माइल आ गया और नंदू माहिर से दूर हुआ और आंटी के गले जा लिपटा।
आंटी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। वह भी रो रही थी और अपने आप से दूर किया। उन्होंने भी नंदू की नज़र उतारा। नंदू झुककर उनका पैर छुआ। सविता आंटी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा बच्चा, मैं भी तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। माहिर बाबा की तरह तुम भी खूब तरक्की करो, उनके जैसा तुम भी बनो। नंदू ने कहा, आंटी मैं बड़ा होकर माहिर सर जैसा ही बनूंगा। विशाल आगे आया और कहा, अब तुम्हें निकलना होगा, टाइम बहुत होते जा रहा है। नंदू माहिर ने नंदू से कहा, नंदू विशाल के साथ जाओ अब। नंदू और दिशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के लिविंग एरिया से बाहर आए। गार्डन एरिया में ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। विशाल ने नंदू का लगेज कार के डिग्गी में रख दिया। नंदू एक बार फिर से दिशा के गले से लिपट गया। जल्दी से अलग होकर वह कार में जाकर बैठ गया। 2 मिनट में ही कार स्टार्ट हो गया और देखते देखते कार विला से बाहर निकल गया। जैसे कार विला से बाहर निकला, दिशा फिर से जोर जोर से रोने लगी। वह इतना रोए जा रही थी कि मानो उसका सब कुछ उसकी आंखों से चला गया। माहिर उसके पास में ही खड़ा था। उसने जैसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि दिशा उससे लिपटकर रोने लगी। दिशा का इस तरह से उससे लिपटकर रोने से माहिर को अब उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका हाथ जो नीचे था, न चाहते हुए भी माहिर ने उसे पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। लगभग 20 मिनट के बाद जब दिशा चुप हुई तब उसे महसूस हुआ कि वह इस वक्त माहिर से लिपटी हुई है। रोने की वजह से उसके शर्ट भी उसने गीला कर दिया और जैसे दिशा उससे अलग हुई, उसे देख माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ कर दो, वह आपका शर्ट में ख़राब कर दी। इस तरह से कहना माही ने अपनी शर्ट की तरफ देखा तो सच में उसके शर्ट थोड़ा सा गीला हो गया था। माहिर उसका मजाक बनाते हुए कहा, अपने नाक से गीला किया ना तुमने। माहिर का ऐसे कहना कि दिशा अपना रोना बंद कर दी और उसे घूरते हुए देख बोली, मैं इतनी भी गंदी नहीं हूँ जो आपके शर्ट में अपना नाक साफ करूँ। एक्चुअली माहिर ने उसे चुप कराने के लिए यह कहा था क्योंकि वह बहुत देर से रो रही थी और वह नहीं चाहता था कि अब वह और भी रोए, इसलिए उसने उसका मजाक बनाते हुए ये कहा था। माहिर ने आगे कहा, अब जाओ जाकर नाक साफ कर लो, देखो तुम्हारे नाक में कितना कुछ भरा पड़ा है। माहिर का ऐसा कहना कि दिशा को बहुत गुस्सा आने लगा था। वह उसका कितना मजाक बना रहा है। वहीं दिशा पैर पटकते हुए विला के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद माहिर फिर से अपनी शर्ट को देखने लगा जो उसके रोने की वजह से गीला हो चुका था। अपने हाथ से उसे छूकर कुछ तो महसूस करने लगा क्योंकि अभी अभी दिशा उससे लिपट कर रो रही थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।